नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मंगलबाल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं राणाराम। हमने अभी तक 2 यूनिट पढ़ लिए हैं, जिनका अध्ययन हमने अच्छी तरह पढ़ा, उसके प्रश्नोत्तर भी हमने पढ़ लिए। अब हम देखेंगे पाठ संख्या 3, जिनका नाम है हिमालय की बेटियाँ। पाठ का क्या नाम है? हिमालय की बेटियाँ। हिमालय की बेटियाँ ये एक निबंध है। क्या नाम है? निबंध है, जिनके लेखक है नागार्जुन। अब देखिए, हिमालय की बेटियाँ, जिनका नाम से भी पता चलता है हिमालय एक बहुत बड़ा पर्वत है। बहुत बड़ा पर्वत है, जिसमें हिमालय शब्द से भी पता चलता है। हिम प्लस आले, आले का मतलब होता है घर या मंदिर कह सकते हो। हिम का मतलब होता है बर्फ। जिस स्थान पे बर्फ बहुत अधिक मात्रा में होता है तो उसको हिमालय की बेटियाँ। इस पाठ में लेखक ने एक निबंध विधा में लिखा गया है, जिसमें जिस तरह उनके किस तरह वो परेशान है उसके बारे में, और हिमालय की जो नदियाँ हैं जो हिमालय से बहकर आसपास के सागरों में जाती है या आसपास के क्षेत्रों में जाती है, उनके बारे में उन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो आज हम इस पाठ को पूरा तो इतना नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि पाठ काफ़ी बड़ा है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे शुरुआत में इसका पाठ का जो सारांश है वही हम देख। इस निबंध में लेखक यानी कि लेखक का क्या नाम है? नागार्जुन। ये जो निबंध विधा में लिखा गया है, ये किस विधा में लिखा गया है प्यारे विद्यार्थियों? निबंध विधा में। और इस पाठ के लेखक है नागार्जुन। ध्यान रखना, प्रश्न पूछ भी सकते हैं कि पाठ के लेखक कौन है, तो आपको बताना है नागार्जुन। हिमालय की बेटियाँ निबंध विधा में लिखा गया है। अब हम इसकी तरफ प्रश्न की तरफ मतलब इसकी पाठ के सारांश की तरफ। इस निबंध में लेखक ने उन नदियों का वर्णन किया है, उन नदियों का वर्णन किया है जो हिमालय से निकलकर आसपास के सागरों तक पहुंचने के मध्य कई रूपों को धारण करती है। हिमालय से निकलकर जो सागरों में जाते, आसपास के छोटे छोटे सागरों में जाती है, और वहाँ मध्य का मतलब 20 रास्ते में वो कई सारे आक्रामक भी कह सकते हो, शांत भी कह सकते हो, भोला भाला भी कह, इस प्रकार वो अनेक रूप जान कर लेखक ने अभी तक इन नदियों को दूर से ही देखा था। लेखक कभी पास में नहीं गया था। मैदानी इलाकों में ये नदियाँ बड़े गंभीर रहती हैं। तो मैदानी इलाके होते हैं, तो नदियाँ चलती है पानी के साथ, तो जब मैदानी इलाके होते हैं उसमें वो बड़ी गंभीर होती है, शांत तथा अपने आप में खोई हुई सी प्रतीत थी। जब मैदानी इलाकों में चलती, बिल्कुल सीधा इलाका होता है मैदानी, जहाँ पे आपको देखा होगा बिल्कुल मैदानी होता है, वहाँ पे कोई ऊपर नीचे नहीं होती है ज़मीन। किसी सभ्य महिला की तरह दिखने वाली इन नदियों के प्रति लेखक के मन में आदर और श्रद्धा के भाव थे। जब ये ध्यान रखना मैदानी भागों में चलती थी, ये बड़ी शांत थी, इनको किसी प्रकार की आने जाने में प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए वो लेखक के मन में उनके प्रति, किनके प्रति? इन हिमालय की जो नदियाँ हैं उनके प्रति उनका आदर और श्रद्धा के भाव थे। वह इन नदियों की धारा में वैसे ही डुबकी लगाया करता जैसे कोई बच्चा अपनी माँ, दादी, मौसी या मामी की गोद में खेलता है। अब लेखक ये सोचता है, अनुमान या कल्पना करता है कि वो नदियों में वैसी डुबकी लगाना चाहता है जिस प्रकार एक बच्चा होता है वो माँ, दादी, मौसी या मामी की गोद में खेला करता है। मैदानी भागों में नदियाँ माता स्वरूपों बंद मानव जाति के पालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो मैदानी भागों में जैसे नदियाँ चलती है तो वो एक माता स्वरूपिणी होती है, बहुत ही मानव जगत का कल्याण करने वाली देव देवी होती है। तो उनमें वो उनके मानव जाति के पालन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती, इसलिए उनके लिए मन में आदर का भाव सहज ही उत्पन्न हो जाता। सहज का मतलब आसानी से या अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इस बार लेखक हिमालय की यात्रा पर गया तो इन नदियों का एक अलग ही रूप देखकर वो हैरान है। जब मैंने नदियों को देखने गया, जानना, तो अब नदियों का, क्योंकि मैदानों से पहाड़ों में जाती है या जो खेतों में जाती है तो उनका रूप होता है वो अलग होता है। तो इनका रूप देख के लेखक हैरान रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। हिमालय पर दुबली पतली सी दिखने वाली गंगा, यमुना और सतलज मैदानों में उतर कर इतनी विशाल कैसे हो जाए? जब वो पहाड़ों से जब नदी नीचे आती है
तो बहुत छोटी होती है, लेकिन वो बड़े अपना रूप है वो अलग ही बहुत विशाल हो जाती है। इनके व्यवहार की संसलता और उल्लास केवल और केवल मैदानों में क्यों नहीं दिखाई देता। इनकी ये खेलती है मैदानों का मतलब होता है खुली ज़मीन, वो उनका वो संसल और भोलापन वो क्यों नहीं दिखाई देता। हिमालय की गोद में अटखेलिया करती, अटखेलिया का मतलब होता है हंसी मजाक या हंसी ठिठोली करती, लुका छुपी कह सकते हो, इन करती। उसकी इन बेटियों की बाल लीला देखकर लेखक को जितना आश्चर्य हुआ उतना कभी की छोटी लड़की या नन्ही कली को देखकर कभी नहीं हुआ। लेखक ने बहुत ही शानदार तरीके से ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो हिमालय की गोद में जो अटकेलियाँ करती, मतलब कह सकते हो हंसी ठिठोली करती नदियाँ, जब उनको देखता है तो लेखक को मन में ये लगता है कि जिस प्रकार उनको कभी छोटे बच्चे होते हैं उनको देखते हुए भी उनको कभी इस प्रकार का एहसास उनको नहीं हुआ। लेखक सोच में पड़ गया कि अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी नदियाँ क्यों अतृप्त है। महान पिता किसको बताया गया है? हिमालय को। यानी हिमालय का इतना सारा विराट का मतलब बहुत बड़ा रूप में तो प्रेम पाकर भी ये नदियाँ क्यों अतृप्त है। अतृप्त का मतलब होता है जिसकी प्यास बुझती नहीं है, यानी क्या ऐसे कारण रह गए जिस कारण वो नीचे मतलब मैदानों की और या जंगलों की तरफ वो जाती है। क्या ऐसे कारण रह गए? जरूर कुछ, तथा किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बेचैन होकर वो भागी जा रही है। यानी किस लक्ष्य की और वो उदास होकर वो भागी जा रही है, पता नहीं किस लक्ष्य, जहाँ पहुँचकर इनकी प्यास बुझ सकेगी। जहाँ पहुँचकर जिस जगह पे उसको जाना है, जहाँ जाकर इनकी प्यास बुझ सकेगी। बर्फहीन पहाड़ियाँ, हरी भरी घाटियाँ और गहरी गुफाएं। बर्फहीन का मतलब जहाँ पे बर्फ बिल्कुल भी नहीं होता उस पहाड़ियों में हो जाती है, हरी भरी घाटियों में भी हो जाती है, गहरी गुफाओं में भी हो जाती है। जहाँ इनकी बाल क्रीड़ा, छोटे बच्चे होते हैं किस तरह वो खेलते हैं, वो क्रीड़ा, वो खेलने का जो ढंग होता है वो होता है, को छोड़कर वो आगे बढ़ जाती है। आगे जाकर जब ये मैदानी जंगलों में पहुँच जाती, जब वो आगे जाकर कहाँ पहुँच जाती, मैदानी जंगलों में जब वो पहुँचती है तो क्या इन्हें बीते दिन याद नहीं आते, क्योंकि किस तरह वो अपने बूढ़े हिमालय के साथ खेली है उनकी गोद में। तो इस प्रकार बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए ज़रूर परेशान रहता होगा, लेकिन यो हम उसकी बड़ी बड़ी सोटियों से ये पूछे तो इनके सिवाय मौन के कोई उत्तर नहीं मिले। जब इनकी और भी सहेलियाँ हैं, बड़ी बड़ी सोटियाँ हिमालय पर्वत की, जब इनसे कोई पूछे तो वो सिर्फ चुप रहती है, साइलेंट रहती है, मौन रहती है। इसके अलावा उनको कोई आंसर या उत्तर नहीं मिलता। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ऐसे ये दो नदियाँ ऐसी है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच में एक और नदी चलती, रावी, सतलज, सेनाब, झेलम। रावी, सतलज, व्यास, सनाब, झेमल, काबुल और गंडक, ये छोटी बड़ी नदियाँ हैं जो हिमालय की ही बेटियाँ हैं। हिमालय की बेटियाँ कौन कौन सी है? देखिए, ब्रह्मपुत्र के बीच में सिंधु और रावी हो गया, रावी, सतलज, सेनाब और झेलम, और गंगा, यमुना, गंडक आदि छोटी बड़ी कई सारी नदियाँ हैं जो हिमालय की ही बेटियाँ। वास्तव में ये नदियाँ हिमालय के पिघले हुए हृदय की बूंदें हैं जो इकट्ठे होकर समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती है। ये नदियाँ पर्वत से होके बीच में बड़ा रूप धारण करती है, फिर वापस जाके बीच में कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। समुद्र में जाकर उनको वहाँ जाने के बाद उनको एकदम अपने आप को तो प्यास जितनी भी अतृप्त थी वो उनको अतृप्त, समुद्र के माध्यम से जाने के बाद उनको तृप्ति मिल जाती, शांति मिल जाती है। ये समुद्र सचमुच बड़ा सौभाग्यशाली है जिसे पर्वतराज हिमालय की इन बेटियों का हाथ थामने का श्रेय मिला। किनको? पर्वतराज हिमालय की इन बेटियों का हाथ थामने का श्रेय किसको मिला? समुद्र को। समुद्र, इन बड़े बड़े जो समुद्रों में जाकर वो मिल जाती है। मैदानों में इन नदियों को देखकर शायद ही कोई अनुमान लगा सके कि वृद्ध हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर मैदानों में इन नदियों को देखकर शायद ही कोई अनुमान लगा सकता है कि वृद्ध हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर कहता है ये कैसे खेला करती है। लेखक कहते हैं कि अपने पिता की गोद में नंग धड़ंग खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी लोगों के लिए सामान्य बात हो सकती है, क्योंकि वो हमेशा उनके बीच में पलती बड़ी होती है, लेकिन इसका ये रूप बड़ा लुभावना लगता है। वो हिमालय को ससुर और समुद्र को अपना दामाद करने में जरा भी संकोच नहीं करता। कालिदास ने अपने मेघदूत, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिनका नाम है मेघदूत, में वित्रवती वेतवा नदी को प्रेसी के रूप में स्थित, प्रेसी का मतलब होता है प्रेमिका, प्रेसी का क्या मतलब होता है? प्रेमिका के रूप में उन्होंने
कहा है। लेखक कहता है कि पहाड़ों तथा मैदानों में नदियों के अलग अलग रूप देकर कोई भी इस नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ये भी एक लेखक हुए जिन्होंने इस नदियों को क्या कहा गया, लोक माता कहा गया। परंतु लेखक माता मानने से पहले इन नदियों को बेटियां तथा उसके बाद प्रेसी का रूप भी वो देते हैं। इतना ही नहीं, ममता का एक और धागा इन नदियों के साथ जुड़ जाता है। वो अपनी बहन भी बना लेता है, क्योंकि वो दिड्ड का मतलब होता है तिब्बत, जो कि चीन में एक स्थान का नाम है। कि परेशानी के क्षणों में जब वो सतलज के किनारे आकर बैठा तो शीघ्र ही उसका मन तरोताज़ा हो उठा। ठीक वैसे ही जैसे कोई बहन अपने भाई को मुश्किलें चुटकी बजाते सुलझा देती है, वही बैठा बैठा लेखक अपने सतलज बहन पर एक कविता लिख बैठा। इन्होंने अपने बहन किसको माना गया, सतलज नदी को, किसने, लेखक ने। तो इस प्रकार इस कविता में लेखक ने जो हिमालय की जो बेटियां हैं, बहुत सारी ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, आदि नदियों के बारे में बताया। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये पाठ शायद अच्छी तरह समझ में आ गया। फिर मैं पाठ का PDF भी आपको इस ग्रुप में आपको भेजूँगा। धन्यवाद।